सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो कॉन्सेप्ट्स पर बात करूंगा। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कैसे कार्य करता है, आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, और जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बना है हमारी वायुमंडल में वह कैसे बना है, वह कैसे कार्य करता है, और उस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कैसे परिवर्तित कर रहे हैं जिसके कई नेगेटिव इंपैक्ट हमारे सामने। वहीं जो दूसरा टॉपिक है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो हमारी पृथ्वी है इसका हीट बजट क्या होता है, जिसको हिंदी में ऊष्मा बजट के नाम से जानते हैं। तो समझेंगे कि आखिर जो पृथ्वी है उसको कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, वह जो ऊष्मा प्राप्त होती है वह कैसे उसको वापस भेजती है, और कैसे सूर्य और पृथ्वी का जो ऊष्मा का आदान प्रदान है वह एक संतुलित तरीके से कार्य करता है, जिसको हम हीट बजट के नाम से जानते हैं। और यह भी समझेंगे कि कैसे अगर मानवीय इंपैक्ट बढ़ता चला गया तो यह जो हीट बजट है यह क्या होगा, गड़बड़ होगा, अर्थात उसमें कई तरह के असंतुलन उत्पन्न होंगे, और इन असंतुलनों का जो इंपैक्ट होगा वह काफी घातक होगा। आइए थोड़ा सा हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से जोड़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि सूर्य क्या है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब यह बड़ा भी है लेकिन यह दूर भी है। और कितना दूर है? लगभग पृथ्वी से इसकी दूरी देखा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर की। बावजूद इसके सूर्य की जो किरणें हैं आपको पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वह पृथ्वी तक पहुंचती। अब आपको एक चीज और पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का आखिर जो ऊष्मा का सोर्स है वह प्रमुख सोर्स क्या है? सूर्य की किरणें। अब ये जो सूर्य है इसके केंद्र में क्या होता है, हमेशा हाइड्रोजन के कण जो है कि हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। इससे सूर्य के केंद्र में बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा सूर्य की जो बाहरी परत है जिसका नाम है फोटोस्फीयर, उससे निकलकर क्या होती है, पृथ्वी तक भी आती है। तो जब फोटोस्फीयर है इसका जो अगर टेम्परेचर देखेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां रहता है। अब इतना हाई टेम्परेचर है तो आपको पता है कि हमेशा टेम्परेचर का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो अब जो सूर्य की किरणें हैं जो कि क्या है, फोटोस्फीयर से निकलती हैं, पृथ्वी की ओर आती हैं, तो इन्हीं किरणों को बोला जाता है सोलर रेडिएशन या फिर सौर विकिरण। तो जो सौर विकिरण का जो भाग पृथ्वी तक पहुंच पाता है इसको बोला जाता है सोलर इंसोलेशन। ये जितने शब्द मैं बता रहा हूं सब आगे यूज होंगे। तो जो सोलर इंसोलेशन का मतलब क्या है कि सूर्य की किरणों का वह भाग जो पृथ्वी तक या पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचता है उसको सोलर इंसोलेशन कहते हैं। तो हमने अभी क्या समझा कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊष्मा का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है, सूर्य। और सूर्य के से निकलने वाली वह किरणें जो पृथ्वी या वायुमंडल तक आती हैं उन्हीं से क्या होती है, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे कि इसको आसान शब्दों में हम समझें कि जैसे हम कहते हैं कि दिन है, तो दिन का मतलब है कि सूर्य से किरणें आ रही हैं, उन किरणों में न सिर्फ प्रकाश है बल्कि क्या है, उसमें एक ऊष्मा भी है, उसमें एक ऊर्जा भी है। और इसी ऊर्जा से क्या होता है, हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होता है। तो अब देखेंगे आप कि आपको क्या होगा, गर्मी का एहसास होगा। गर्मी का एहसास
एहसास क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सूर्य की किरणें जितनी अधिक मात्रा में आपके पास आएंगी, उतनी ही अधिक मात्रा में जो हमारा वायुमंडल है उसमें कुछ कण हैं, वह क्या करेंगे? अधिक मात्रा में वह सोलर रेडिएशन का अवशोषण करेंगे। सोलर रेडिएशन के अवशोषण से ही क्या होगा? वायुमंडल का जो ऊष्मा है वह बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं वायुमंडल का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो उसी वायुमंडल में हम और आप रहते हैं, हमको भी क्या होगा? अधिक गर्मी का एहसास होगा। इसको एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ठंड का जब समय होता है तो आपसे कहा जाता है कि अगर आपको कम ठंड का एहसास कराना है तो आप क्या करिए? आप डार्क कलर के कपड़े पहनिए। तो डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनना जरूरी है? ये इस वजह से कि जितना ही डार्क कलर का कपड़ा आप पहनेंगे, जैसे कि आप ब्लैक कलर का कोई कपड़ा पहनते, तो इससे क्या होगा? जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, जिनको आप इंसोलेशन कह सकते हैं, तो जो इंसोलेशन आ रहा है उसका अधिक से अधिक मात्रा में क्या होगा? अवशोषण होगा। अधिक से अधिक मात्रा में जो अवशोषण होगा, तो अवशोषण से क्या होगा कि टेम्परेचर, ऊष्मा ज्यादा आपको महसूस होगी, क्योंकि ऊष्मा जब तक अवशोषित नहीं होगी तब तक क्या होगा? वह हीट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहां तक आप समझ पाए हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं इनकी क्या भूमिका है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं एक एक करके, आखिर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वह क्या है और कैसे क्रिएट हुआ। इसको हम नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझें उससे पहले एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। बात है 13वीं शताब्दी की, और 13वीं शताब्दी में आपको पता है कि जो रोम साम्राज्य है वह काफी विकसित हुआ करता। अब रोम साम्राज्य के कुछ ऐसे शासक थे जिनको जो खीरा होता है, खीरा जिसको आप सैलेड्स में खाते हैं, उनको पसंद था। तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि हमें हमेशा हमारे टेबल पर खीरा चाहिए। अब खीरा को आप थोड़ा सा देखिए, वर्तमान समय में तो हर सीजन में मिलता है, लेकिन सामान्यतः वह क्या है कि गर्मी में वो उत्पन्न होता है। अब यह जो पूरा यूरोप का क्षेत्र जहां पर यह साम्राज्य, जहां की मैं कहानी बता रहा हूं, वो एक ठंडा क्षेत्र था, वहां पर हमेशा गर्मी रहती नहीं थी। तो अब जो वहां के जो लोग खेती करते थे उनके लिए बड़ी चुनौती थी कि अपने राजा को हमेशा वो खीरा कैसे खिला। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि खीरा का उस समय आप कहेंगे कि इंडिया से ले जाते, इंडिया में भी तो हर साल हमेशा क्या होता है? खीरा उस समय उत्पन्न नहीं होता था। और दूसरा, इंडिया से ले जाते तो कब तक लेकर जाते? खीरा क्या हो जाता? खराब हो जाता। कुल मिलाकर उनको क्या करना था? खीरे का उत्पादन करना था और एक ठंडे क्षेत्र में करना था, जबकि वह क्या है? गर्मी में उत्पन्न होता। तो उन्होंने क्या किया? एक दिमाग ये लगाया कि इनके पास एक खेत था, मान लीजिए यह एक खेत है, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं? एक लेयर लगाते। और लेयर क्या करेंगे? उन्होंने कुछ ऐसी चीजों का लेयर लगाया जो कि क्या है, जैसे कुछ प्लास्टिक नुमा या कुछ कांच का मिश्रित जो है कि एक लेयर बनाया। और इस लेयर में उन्होंने क्या किया, जो साइंस उन्होंने लगाया, उन्होंने क्या किया कि यह जो लेयर है यह इस रूप में कार्य करेगी कि सूर्य की जो किरणें हैं वह किरणें तो क्या होंगी? आएंगी और इस लेयर को पार करके यहां तक जो है कि खेत के सरफेस तक पहुंचेंगे। लेकिन यह क्या होंगी? जब यह वापस जाने का प्रयास करेंगी तो वापस नहीं जा पाएंगी, बल्कि यहां की यह जो परत है इनको यह जाने से रोक देगी। अब जब जाने से टेम्परेचर को रोक देगी तो इससे क्या होगा कि यह मान लेते हैं पूरा सरफेस खेत का, इसके अंदर क्या होगा? गर्मी महसूस होगा। जैसे कि ठीक उसी तरह कि आप देखते होंगे कि आप जब ज्यादा कपड़ा पहन लेते हैं तो आपके जो शरीर की गर्मी है वह अंदर ही रहती है, इससे आपको क्या होता है? गर्मी का एहसास होता है। ठीक इसी तरह ठंड के महीने में आपने क्या हुआ? गर्म कपड़ा पहना, डार्क कलर का कपड़ा पहना, और आप धूप में थोड़ी देर जाके बैठे, आपको गर्मी का एहसास हुआ और आप उसी तरह से आकर अंदर बैठे, तो आपको क्या होगा? चूंकि वह आपकी बॉडी का जो हीट है, गर्मी, वह कपड़े की वजह से अंदर ही दबा हुआ है, तो आपको गर्मी क्या होगा? महसूस होता रहेगा। ठीक इसी तरह इन्होंने कहा कि हम क्यों ना क्या करें ऐसा कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, यह किरणें, हम इन किरणों को खेत के सरफेस तक लाएं, लेकिन इनको वापस ना जाने दें। और जब वापस नहीं जाएंगे तो इस परत के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो उनको जो खीरा चाहिए था उसके लिए क्लाइमेट ये क्रिएट कर ले, और ऐसा हुआ भी। और ऐसा होने की वजह से क्या हुआ
कि इस खेत के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो उन्होंने प्लांट लगाया उस प्लांट में क्या हुआ, ग्रीनरी, प्लांट क्या मतलब क्या, पौधा, पौधा जब ज्यादा होगा तो इस लेयर के अंदर क्या हुआ, ग्रीनरी बढ़ा और इसी को नाम दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाउस इसलिए क्योंकि यह कोई एक परत है, घर को हम क्या कहते हैं कि वह कुछ क्या है, एक क्षेत्र है, मतलब उसमें कुछ दीवारें हैं, एक बाउंड्री, ऐसा ही तो कहते हैं। तो इसी तरह से यह जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके माध्यम से एक लेयर क्रिएट की गई जिसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा करके वहां पर हरियाली उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। यहीं से जो ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ा। अब इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि आप सबने महसूस किया होगा, देखा होगा। आप क्या करिए कि अब गर्मी आ रहा है और गर्मी के मौसम में आपके पास कोई फोर व्हीलर हो, उस फोर व्हीलर को आप क्या करिए, खड़ा कर दीजिए धूप में, जैसा कि हम लोग करते हैं, और 2 घंटे बाद आप उसमें जाकर बैठिए। तुरंत आपको क्या लगेगा, जैसे कि आप किसी ऐसी भट्टी में बैठ गए हैं जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उस गाड़ी में जो कांच लगे थे, उन कांच ने क्या किया, उस ग्लास ने क्या किया कि सूर्य की किरणों को अंदर तो आने दिया लेकिन वह बाहर नहीं जा पाए, और जब बाहर नहीं जा पाए तो गाड़ी में टेम्परेचर क्या हुआ, ऊष्मा बढ़ती चली गई। ठीक इसी तरह से जो ऑफिस होते हैं उनको आप देखिए, उसमें भी क्या होता है, जो कांच के ऑफिस होते हैं वह सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करके वह ऑफिस अपने आप को गर्म रखते हैं। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस, आपको घर और खेत खलियान ऐसे देखने को मिलेंगे पश्चिमी देशों में, जिसमें क्या होता है, एक ऊपर लेयर लगाई जाती है और उसके माध्यम से अंदर क्या किया जाता है, टेम्परेचर ज्यादा क्रिएट किया जाता है, और टेम्परेचर ज्यादा क्रिएट करके क्या किया जाता है, अंदर खेती की जाती है। ऐसे ही घरों को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या। तो ये तो समझा हमने आर्टिफिशियल, लेकिन प्रश्न आएगा कि यह जो लोग, जिनको हमने कहा कि रोम साम्राज्य के कुछ लोग थे, इनको ये दिमाग में कैसे आया? तो इन्होंने क्या किया, पृथ्वी का उदाहरण लिया और पृथ्वी से इन्होंने सीखा कि आखिर पृथ्वी का जो टेम्परेचर वो कैसे कार्य करता है। आपको पता है कि जो आपकी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और पृथ्वी का मतलब पृथ्वी से लगा हुआ जो वायुमंडल है, क्योंकि गर्मी हम किसकी महसूस करते हैं, इसी वायुमंडल की, ना कि पृथ्वी का। पृथ्वी का मतलब ये थोड़ी है कि जमीन से आपको गर्मी मिल रही है, पृथ्वी से लगा हुआ जो वायुमंडल है उसकी गर्मी हम महसूस करते हैं। उसका एवरेज टेम्परेचर कैसा है, 15 डिग्री सेल्सियस माना गया। अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर ये जो वायुमंडल की परतें हैं, अगर यह नहीं होती या फिर उसमें प्रकृति के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं रखे गए होते, तो उससे क्या होता, हमारी जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर होता वह -18 डिग्री सेल्सियस होता, अर्थात -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता, अगर यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। प्रश्न आएगा कि आखिर वायुमंडल का ग्रीन हाउस कैसे है बना है, इसको समझते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं मैं कुछ अपनी टाइप की पृथ्वी बना रहा हूं ना, आप अपनी वाली जो पृथ्वी है उसको अच्छा बनाइए। मेरी पृथ्वी कुछ ऐसी, इतनी ना ही तो गोल है ना ऐसे, हम समझने के लिए बना। अब ये देखिए, ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में मान लेते हैं ये इक्वेटर है, यह जो है कि आपका नॉर्थ पोल हो गया और यह आपका जो भाग हो गया ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब ये आप जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर आपको पता है कि यह जो है कि कुछ वायुमंडल की परतें हैं और इन वायुमंडल की परतों की आपने स्टडी की होगी। अब हम ये इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब क्या है कि यह क्या है, वायु अर्थात एयर का क्या है, मंडल है, एक लेयर। अब इसमें कई परतें पाई जाती हैं और यह परतें कैसे बनी है, यह बनी है कुछ गैसों से। जैसे आप कहते हैं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सी गैसों का अपना बताते हैं। इन्हीं गैसों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, हम वायु कहते हैं, एयर कहते हैं। अब यह जो एयर है, इनकी क्या है, एक परत है, इसको हम वायुमंडल। अब इसी वायुमंडल में आपको पता है कि कुछ ऐसे कण हैं, ऐसे जो है कि गैसेस हैं जो कि क्या करती हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को आसान शब्दों में मैं समझाता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो H2O है, जिसको हम हिंदी में जलवाष्प बोलते हैं, तो H2O अर्थात वाटर वेपर, ये क्या है, प्रकृति में उपलब्ध है। ठीक इसी तरह आपको पता है हमारी
प्रकृति में आपने पढ़ा होगा गैसों के कंपोजिशन में कि जो है कि CO2 भी है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब इन दोनों चीजों को ही लेकर हम आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं बताऊंगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो यहां पर हमने ये समझा कि यह जो हमारा वायुमंडल है इसमें यह दो गैसें हैं, मान लेते हैं यह दो गैसें हैं। अब ये जो गैसें हैं क्या करती हैं कि जो सूर्य की से किरणें आ रही हैं उन सूर्य की किरणों को कुछ मात्रा में वो जब आ रही हैं, जैसे मान लेते हैं यहां पर ये हमारा सूर्य है, यहां से जब किरणें आ रही हैं तो कुछ मात्रा में इनका क्या करेंगे, ये अवशोषण कर लेंगे कुछ मात्रा में। लेकिन जब ये किरणें आ जाएंगी तो इसका कुछ भाग क्या होगा, पृथ्वी तक भी आएगा। जब पृथ्वी तक आएगा तो यह आ तो गया, लेकिन जब यहां से पृथ्वी से इनको फिर से क्या किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा, तो इसकी कुछ मात्रा को फिर से क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। अर्थात पहले जो किरणें आ रही थी कुछ मात्रा में अवशोषण किया, कितना किया पूरा यूनिट वाइज बताऊंगा, अभी बस समझिए आप। तो इन्होंने पहले आते समय कुछ अवशोषण किया, फिर पृथ्वी ने कहा कि अब हमको जो ऊष्मा मिल गई अब हम इसको वापस भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, जैसे दिन में क्या हुआ, हमको गर्मी ऊष्मा मिलती है, सूर्य की किरणें आती हैं, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलता। रात में क्या होता, पृथ्वी अपनी ऊष्मा को क्या कर रही है, भेज रही है, ऐसा ही तो होता है। अब जब यह पृथ्वी वापस भेजती है फिर से क्या करती हैं, यह जो गैसेस हैं जो कि क्या करती हैं, इनको अवशोषित। यह जो दो गैसेस का हमने नाम लिया, यह गैसेस किस कैटेगरी में आती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। इन गैसों का मात्रा जितनी ज्यादा होगी टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन और अवशोषण उतना ज्यादा होगा। इससे क्या हुआ कि यहां पर एक परत का निर्माण हुआ, और यह परत कैसे बनी कि कुछ गैसेस से मिलकर बनी, जिसमें अभी हमने दो गैसों का नाम लिया है H2O और CO2। इस परत की वजह से क्या हुआ कि यहां पर जो टेम्परेचर है हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, और यह जो टेम्परेचर है जब यहां पर रहेगा तो इसके नीचे वाली परत में हमेशा कुछ ना कुछ आपको ऊष्मा का एहसास होगा। इसी के कारण हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है कभी वह ऐसा नहीं आपको देखने को मिला होगा कि वो साल भर के लिए माइनस में चले, ऐसा नहीं। आप क्षेत्र विशेष की कह सकते हैं, लेकिन क्षेत्र विशेष में अलग कारण, हम तो पूरी पृथ्वी के विषय में बात कर रहे हैं। इसी के कारण क्या होता है, आपकी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसको और आसान शब्दों में मैं समझाता हूं कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में के ऊपर कुछ गैसेस हैं। यह गैसेस क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को और जो पृथ्वी के द्वारा वापस भेजी जा रही हैं उन किरणों की कुछ मात्रा को अवशोषित। अब उन्होंने क्या किया, एक परत का निर्माण कर दिया। उस परत में क्या है, ऊष्मा है। तो जब उस परत में ऊष्मा ज्यादा होगी तो वह फिर से पृथ्वी की ओर भेजी जाएगी, और इसी के कारण क्या होता है, जो एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का रहता है वह 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर यह जो किरणें जो आ रही हैं, अगर यह आती और ये फिर ऐसे ही चले जाती तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता, ना कि जो है कि 15 डिग्री सेल्सियस। कुल मिलाकर जो इकोसिस्टम बना है हमारा, जो पृथ्वी का जो पूरा वायुमंडल बना है, उसमें इनका क्या है, रोल काफी ज्यादा। तो हमने क्या समझा कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, एक टेम्परेचर हमारा मेंटेन है। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कौन कौन सी गैसेस हैं और इनका जो है कि कैसे इंपैक्ट पड़ता है। तो इसको देखिए, हमने अभी एक गैस का नाम लिया जिसका नाम है H2O। अब देखिए H2O को अच्छा एक और व्यवहारिक समझ, आपको गर्मी सबसे ज्यादा कब लगती है, आपको गर्मी सबसे ज्यादा तब लगती है जब बारिश होने वाली होती है। क्यों लगती है, आपने सोचा कभी? होता क्या है कि जब वायुमंडल में नमी ज्यादा है, तो नमी का मतलब क्या है, H2O जब ज्यादा है, यह H2O जब ज्यादा होता है तो यह क्या करता है कि जो सूर्य की जो ऊष्मा है, जो किरणों की ऊष्मा है, चाहे वो पृथ्वी के द्वारा भेजी जा रही हो या फिर ऊपर से आ रही किरणों का हो, तो उसको क्या करता, बहुत ज्यादा अवशोषित कर लेता है। H2O की जो इसकी जो प्रॉपर्टी, इसकी विशेषता क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है, अर्थात ऐसा गैस है जो कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब मौसम क्या होता है, मानसून का होता है, जब बारिश का मौसम होता है, तो उस समय हमारे वायुमंडल में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है, इसका मतलब H2O ज्यादा होता है, और यह क्या करता है, बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता, अवशोषित करता है, और इसी से हमें क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। क्यों गर्मी महसूस होती है, क्योंकि हमारे इसी वायुमंडल में क्या है, H2O बहुत ज्यादा। आपको
पता है कि जो क्षोभ मंडल है उसमें क्या होता है, H2O ही सबसे ज्यादा होता है। और यह जो H2O है इसने क्या किया, गर्मी अवशोषित किया। तो जब इसी वायुमंडल में तो हम और आप भी हैं, तो हमको भी क्या होता है, गर्मी एहसास होता है। ठीक इसी तरह से एक दूसरी गैस है जिसको हम बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसका भी एक एग्जांपल समझिए कि आप क्या करते हैं, जब रजाई ओढ़ कर सोते हैं तो आपके जो आप श्वसन क्रिया करते हैं उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। धीरे धीरे आपको गर्मी का एहसास होता है। यह किसके वजह से हुआ कि दरअसल क्या हो रहा है, आपके कंबल के अंदर, रजाई के अंदर जो CO2 का रेशियो बढ़ता। अब यह क्या करता है, जो आपके बॉडी से जो ऊष्मा निकल कर वायुमंडल में जा सकती है उसको नहीं जाने देता और फिर से क्या होता है, आपको गर्मी का एहसास होता है। ठीक इसी तरह से एक और जो है कि गैस का नाम सुना होगा आपने, मीथेन। ये भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक इसी तरह से आपने एक नाम सुना होगा N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड, और यह जो है मीथेन इसका होता है CH4। तो ये भी क्या है, ग्रीन हाउस इंपैक्ट है। जैसे ही कि इन्होंने अपना इंपैक्ट दिखाया, जैसा कि मैंने दो एग्जांपल लिए व्यवहारिक, ठीक इसी तरह से अगर मीथेन N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक इसी तरह O3 अर्थात ओजोन, और इसी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC बोलते हैं, इसके वजह से भी क्या होता है कि इसी प्रकार का इंपैक्ट क्रिएट। कुल मिलाकर अगर हम इन सभी गैसों का नाम हटा दें तो हमने क्या समझा कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस की अगर सांद्रता या फिर अनुपात हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इससे क्या होगा कि यह इनके द्वारा जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी वह ज्यादा होगी। टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण ज्यादा होने की वजह से वायुमंडल में गर्मी ज्यादा होगी और वायुमंडल हमारा क्या होगा, गर्म होगा। और जब यह ज्यादा गर्म होगा तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या हो रही, क्रिएट हो रही। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, इसका भी क्या है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और यह इफेक्ट कैसे काम करता है, यह इस वजह से कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है कि इसमें कुछ गैसों की सांद्रता है, जब तक वह बैलेंस रहेगा तब तक क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होगा, अन्य गैसों की तुलना में जो हम ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन या फिर इसकी जो मात्रा, अनुपात को बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्रिएट होगी। यही ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से लेकर अनेक जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनको उत्पन्न करें। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है यह क्या है और हमारे जो वायुमंडल का ग्रीन हाउस इफेक्ट है वह कैसे। अब इसको एक और तरीके से समझिए, फिर आप समझ पाएंगे कि आखिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का हीट बजट से क्या संबंध है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यह हमारा जो है कि सूर्य है। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग खराब है इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये देखिए, ये मान लेते हैं सूर्य, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही। अब यहां से जो ऊष्मा निकलती है जिसको हमने सोलर रेडिएशन कहा, यह निकलती है शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थात लघु तरंग विकिरण के रूप में। इसको ज्यादा आप मतलब कठिन मत करेगा। शॉर्ट वेव रेडिएशन का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म तरंगे उस रूप में। अब यहां से जो निकलेंगे और फिर क्या होगा, यही सोलर वेव रेडिएशन जिनको हम इंसोलेशन कहते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे इस पृथ्वी तक पहुंचते। अब पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है। अब जब यह किरणें आ रही हैं तो यह किरणें क्या करेंगे, लघु तरंग के रूप में आ रही। तो कुछ मात्रा में क्या होता है, यहां पर इनका पहले ही अवशोषण हो गया। फिर जैसा कि हमने बताया, ये जब यहां पर आ जाएंगे फिर पृथ्वी को उनको ऊष्मा मिलती रहेगी। कब तक मिलती रहेगी, जब सूर्य की किरणें जब तक आ रही हैं तब तक ऊष्मा मिलती है। फिर पृथ्वी कहेगी कि ठीक है, हमने जो आपसे ऊष्मा लिया हम उसको भेजते हैं। जब ये फिर से भेजेगी अर्थात वापस करेगी, फिर से यह कुछ गैसेस होंगे और ये क्या करेंगे, फिर से इसको अवशोषित कर लेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि एक तरह का यहां पर सिस्टम बना रहे। इसी को अब हमको क्या करना, यूनिट में समझना है कि आखिर ये पूरा जो बजट है ये कैसे। अब हम बात करेंगे हीट बजट पर, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह हीट बजट क्या होता है और इसका संबंध हमारे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे कैसे है। तो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें शब्द क्या है, हीट। हीट का मतलब है ऊष्मा और दूसरा शब्द है बजट। बजट का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं कि आखिर हमारी आय और व्यय क्या क्या तरीका है या फिर हमको कितनी प्राप्ति होगी, कैसे हम खर्च करते हैं, इसी चीज को हम बजट के रूप में देखते हैं।
ठीक इसी तरह से हम मान लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को जो इंसोलेशन प्राप्त होता है या फिर जो सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है वह मान लेते हैं 100 यूनिट है। ये 100 यूनिट क्या है कि वह कुल ऊर्जा है जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, इसको 100 यूनिट में मान लेंगे तो हमें समझना आसान हो जाए। तो ये 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, इसी को हमें समझना है। ये कौन सा यूनिट है जो कि क्या है, सूर्य से कहां पर आया, यह जो है कि वायुमंडल और पृथ्वी तक आता है। तो वायुमंडल और पृथ्वी तक आने वाले इसी 100 यूनिट को हमें समझना है। और इसके लिए मैंने एक शब्द यूज किया था, अगर आपको अभी तक याद हो, वह है इंसोलेशन। तो जो इंसोलेशन है इसी को हमें समझना। अब ये जो 100 यूनिट है ना, ये कहां तक आएगा, हमारे वायुमंडल और पृथ्वी तक आएगा। इसी से क्या होगा, हमें गर्मी प्राप्त होगी। लेकिन पूरे 100 यूनिट से नहीं होती है। कैसे, 100 यूनिट था, इस 100 यूनिट जब क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें से 35 यूनिट जो है कि क्या होता है, यह हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। अर्थात यह जो है कि सूर्य से चला, लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर पड़ते हैं। तो जो पृथ्वी के ऊपर पड़ते हैं, जिनको आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल के रूप में देखते हैं, इसमें कई तरह के गैसेस हैं, कई तरह की क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये जो 35 यूनिट है, यह तो पृथ्वी की सतह तक आता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, इसका परावर्तन कर दिया जाता है। परावर्तन का मतलब यहां पर यह जो सूर्य की किरणें आ रही थी, इससे टकराई और क्या हो गई, वापस चली जाती हैं। अर्थात 35 यूनिट क्या हुआ, जैसे आया वायुमंडल की परतों से ही क्या कर दिया गया, इसको वापस भेज दिया गया। तो जब वापस इसको भेज दिया गया तो यह क्या करेगा, हमारे वायुमंडल को गर्म करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। प्रश्न आएगा क्यों इसको वापस भेजा गया और कैसे भेजा गया। तो होता क्या है कि आप इसको समझिए कि जो हमारी वायुमंडल की ऊपरी परत है, ऊपरी परत का मतलब कि जो ऊपर वाली परतें हैं, जैसे आपको पता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, जिसको आप तापमान वाला मंडल भी बोलते हैं। तो जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत में जो भी कण हैं वो किसी भी चीज के हो सकते हैं, या वहां पर जो गैसेस हैं उनके अणुओं से टकराकर, उनके मॉलिक्यूल्स से टकराकर, ऊपरी परत से टकराकर क्या होता है कि 6 यूनिट, अर्थात जो वहां से आ रहा था सूर्य के द्वारा 100 यूनिट चला, उसमें से 35 यूनिट हमने कहा कि वो वापस चला जाता है, किसके माध्यम से, परावर्तन। तो उसमें से 6 यूनिट का क्या होता है, परावर्तन होता है वायुमंडल की ऊपरी परत से। जो और क्या होता है कि जो हमारे यहाँ जो आपको पता है कि बादल बनते हैं, बादल बनने की क्रिया किसमें होती है, सामान्यतः क्षोभ मंडल में होती है। तो क्षोभ मंडल में जो बादल बनते हैं, यह बादल भी क्या करते हैं, इनसे जो किरणें टकराती हैं इसकी कुछ मात्रा को क्या कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। कैसे वापस भेजते हैं, इसको आसान समझें। आपने देखा होगा कि कोई सरफेस होता है जो व्हाइट कलर का होता है, चिकना होता है, उससे सूर्य की किरणें टकराती हैं, फिर जो है कि वापस चली जाती हैं। बेसिक साइंस आपने समझा होगा। तो बादल का भी जो कलर होता है, कॉम्पोजिशन होता है, लगभग व्हाइट कलर का होता है। ऊपर वाली बादलों का हम बात कर रहे हैं। तो जो बादल के द्वारा होता है, उसके द्वारा 27 यूनिट का क्या होता है, परावर्तन करते हैं। और मैं इसको आसान समझाऊं तो कभी आप क्या होगा, जो बर्फीले क्षेत्र हैं या जो रेतीले क्षेत्र हैं, कहीं भी जाइए, डेजर्ट में जाइए या फिर आइस वाले क्षेत्रों में जाइए, आपको दिखाई देगा कि वहां पर जो सूर्य की किरणें हैं, वह उनकी आपकी जो रोशनी है वो चुभेगी। इसका मतलब क्या है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे। कारण क्या है कि चाहे वह डेजर्ट वाला एरिया हो या फिर जो है कि बर्फीला क्षेत्र हो, वहां पर सूर्य की किरणें टकराकर और तुरंत क्या हो जा रही हैं, वापस हो जा रही हैं। वहां पर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। और परावर्तन की वजह से आपको लगेगा कि कुछ धुंधला धुंधला सा है, कुछ स्पष्ट नहीं होगा। तो यहां पर भी क्या हुआ था, परावर्तन ही हुआ था। तो जो व्हाइट कलर की चीजें होती हैं, जो चिकनी चीजें होती हैं, जो सरफेस ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर को परावर्तित कर देते हैं, ऐसी भूमिका वायुमंडल की ऊपरी परत बादल के द्वारा भी निभाया जाता है। और जो क्लाउड के द्वारा कितना होता है, 27 यूनिट का क्या होता है, परावर्तन। अब ये कितना हो गया, ये आपको 33 हो गया। फिर बचेगा 2 यूनिट कहां गया, तो यह जो 2 यूनिट है यह होता है जो हिमाच्छादित सतह है। हिमाच्छादित सतह का मतलब कि ऐसी लेयर जहां पर क्या है, आइस है। तो हिमाच्छादित सतह से क्या होता है, 2 यूनिट का। तो ये देखिए, जैसा कि हमने अभी क्या लिया, आप कभी लद्दाख वाले क्षेत्र में जाइए या फिर कभी जो है कि माउंट एवरेस्ट वाले क्षेत्रों में जाइए जहां बर्फ पड़ती, तो उनसे उष्मा आ रही है, टकरा कर चली जा रही है। तो ये जो 35 यूनिट है, इसका क्या हुआ
इसका जो है कि परावर्तन हो गया। और परावर्तन होने का मतलब क्या है कि इसके द्वारा किसी भी प्रकार की ऊष्मा वायुमंडल में उत्पन्न नहीं की जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह कैसे उत्पन्न होगी, वह उत्पन्न होगी अवशोषण से, जबकि यहां पर तो क्या हुआ, परावर्तन। तो यह 35 यूनिट तो आया, टकरा कर चला गया, इससे कोई बचा। अब कितना हमारे पास बचा है, अब 65 यूनिट। कितना बचा, 65। अब जब 65 यूनिट क्या हुआ कि टकराते हुए कैसे भी आगे करते हुए आगे बढ़ा, इसमें से क्या होता है, जो 14 यूनिट का है, ये 14 यूनिट का अवशोषण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो पूरा यह 65 यूनिट है, इसका क्या होगा, अवशोषण होगा, अर्थात एब्जॉर्प्शन होगा। अवशोषण होने का मतलब क्या है कि ये जो भी अवशोषण होगा, इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 14 यूनिट का कहां से, किसके द्वारा कर लिया गया, वायुमंडल के द्वारा कर लिया गया। बचा कितना, 51 यूनिट। 51 यूनिट कहां तक आएगा, पृथ्वी की सतह तक आएगा। तो आप देखिए यह आ गया, आने का मतलब क्या है कि यह जब आ गया है, इसका अवशोषण हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर कब तक बढ़ता है, जैसे आप कहते हैं दिन है, रात है, तो ऐसा तो है नहीं कि रात में भी तो हमें ऊष्मा नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा पृथ्वी का जो भाग है वह सामने जब होता है तभी हमें क्या होता है, सूर्य के जब सामने होता है तभी तो सूर्य की किरणें आती हैं, तभी तो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये तो क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसके वजह से, इनकी वजह से क्या हुआ, आपको कुछ गर्मी महसूस हुई। अब जब गर्मी महसूस हुई, तो जब आप देखते होंगे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक आपको गर्मी बहुत महसूस होती। कारण क्या है कि जो वायुमंडल है उसमें ऊष्मा का अवशोषण सुबह से लेकर इस समय तक ज्यादा हो चुका है। फिर क्या हुआ कि जब पृथ्वी को जैसे जैसे ऊष्मा मिलती गई, तो पृथ्वी भी क्या होती है, उसका जो वायुमंडल है, पृथ्वी की जो सतह है, आप देखिएगा जब मई जून का समय आएगा तो आप नंगे पैर नहीं चल पाएंगे। कारण क्या है कि जमीन की परत भी क्या हुई, गर्म हुई। तो जब जमीन की पृथ्वी गर्म होती है तो क्या करती है, ये भी अपने टेम्परेचर को क्या करती है, वापस भेजती। कहां भेजेगी, अंतरिक्ष में, कि भैया हमें इतना जो ऊष्मा है हमें नहीं चाहिए, हम वापस भेज रहे हैं। तो पृथ्वी भी क्या करती है, अपनी ऊष्मा वापस भेजती है। और जब ऊष्मा वापस जाके ये वायुमंडल के द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो इसी से क्या होती है, गर्मी बढ़ती। अब गर्मी बढ़ेगी तो यह गर्मी क्या होगा, रात में तो इतनी नहीं रहेगी, रात में क्या होगा, ये जो गर्मी है वो क्या होगा, फिर से वापस हुई। कुल मिलाकर जो 65 यूनिट है, ये फिर से क्या हुआ, वापस भेजा जाएगा। दिन में आया, दिन में गर्मी बढ़ा, फिर रात में इसको क्या किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा इसको समझिए। हमने कहा कि 14 यूनिट का क्या हुआ है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषण हुआ। तो यह जो 14 यूनिट है, इसको धीरे धीरे यह अंतरिक्ष में रात के समय क्या होगा, यह ऊष्मा फिर से वापस भेज दिया जाएगा। और यह जब वापस भेज दिया जाएगा तो वायुमंडल को जो 14 यूनिट प्राप्त हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगा। बचा ये जो 51 यूनिट, इस 51 यूनिट का क्या होगा, इसका जब रात में इसको भेजा जाएगा, शाम के समय जब इसको भेजा जाएगा, या जब पृथ्वी ने एक मैक्सिमम टेम्परेचर प्राप्त कर लिया, तो उस टेम्परेचर को अब क्या होगा, लो टेम्परेचर की एरिया की ओर जब भेजा जाएगा, तो दो रूपों में। पहला क्या होगा, इसका जो 34 यूनिट है, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण वह विकिरण है जो लघु तरंग के रूप में ना होकर जो है कि क्या है, दीर्घ तरंग, या फिर इसको लॉन्ग वेव के रूप में बोला जाता है। तो ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, उस लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए क्या होता है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का एक परत है, वह परत क्या करता है कि जो पार्थिव विकिरण के द्वारा जो रेडिएशन जाता है, तेजी से इसको क्या कर लेता, अवशोषित कर लेता। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपसे कहा कि 14 यूनिट का पहले ही अवशोषण हो चुका है, फिर पृथ्वी जब भेजती है, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन में भेजा जाता है, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहिए या पार्थिव विकिरण कहिए, इसका वायुमंडल क्या कर लेता, अवशोषण कर लेता है। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि 34A 14A 48 यूनिट का क्या हो गया, अवशोषण हुआ। ये 48 यूनिट का जो अवशोषण हुआ, इसी से हमें गर्मी महसूस होती है। यह अगर 48 से 49 होता है या जितना भी ज्यादा होता है, उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, अगर हम क्या करेंगे, जो वायुमंडल है इसमें उन गैसों की मात्रा बढ़ा दें जो कि क्या कर रहे हैं, जो चाहे वह पार्थिव विकिरण को रोकने की क्षमता उनमें ज्यादा हो या सूर्य से आने वाली किरणों को रोकने की क्षमता ज्यादा हो, अगर ऐसी गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो अधिक मात्रा में टेम्परेचर को अवशोषित कर जाएंगे
इससे क्या होगा, जो 48 यूनिट है वह हो सकता है 51 यूनिट हो जाए, 55 यूनिट हो जाए, और जैसे जैसे इनका अवशोषण ज्यादा होगा टेम्परेचर क्या होगा, यह जो है कि बढ़ने लगा। प्रश्न आएगा कि मैंने यहां पर 34 बताया लेकिन यहां तो 51 था, 17 यूनिट कहां गया? तो 17 यूनिट क्या होता है कि पृथ्वी डायरेक्ट कि जब वो भेजती है तो इसका अवशोषण नहीं होता, अंतरिक्ष में चला जाता है। कुल मिलाकर ये देखिए कि यहां पर क्या था, 35 था जो कि अंतरिक्ष में पहले ही जा चुका है, फिर जो कि पृथ्वी अंतरिक्ष तक जा चुका, पृथ्वी तक आया नहीं, और पृथ्वी जब वापस भेजती है तो ये जो 17 यूनिट है फिर से चला जाता है। यहां पर हमें पता चला 52 यूनिट अंतरिक्ष में चला गया है। जो 48 यूनिट है इसका क्या हो रहा है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषण हो रहा है, और धीरे धीरे वायुमंडल में अवशोषण होकर और क्या होगा कि जैसे पहला जो हमने इमेज दिखाया, फिर से आपको उसको दिखाते हैं। ये देखिए यहां पर जब क्या होगा, ये जो 48 यूनिट का एब्जॉर्प्शन हुआ, अवशोषण हुआ, इसी से टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब यहां पर ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं अगर यह ज्यादा होंगे तो अधिक मात्रा में क्या होगा, टेम्परेचर को लंबे समय तक रोके रखेंगे या वापस नहीं जाने देंगे। तो ये जो 48 यूनिट है हो सकता है 49 यूनिट में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जो अंतरिक्ष में जा रहा था 17 यूनिट उसकी कुछ मात्रा को रोक लेंगे। अगर उसकी भी मात्रा को नहीं रोकते हैं, केवल 48 यूनिट का है, तो इसको क्या करेंगे, लंबे समय तक रोके रखेंगे। जैसे कैसे कि आप एक क्या करिए, ठंडी का समय है, आप क्या करते हैं, कोई पतला जो है कि चादर ओढ़िए, तो उसमें क्या होता है, आपको हल्का सा ठंड महसूस हो। उसका मतलब क्या है कि जो आपके बॉडी का हीट है जो निकल रहा है वह वायुमंडल में चला जा रहा है, लेकिन जब आप कंबल ओढ़ लेते हैं, मोटी परत ओढ़ लेते हैं, तो वह आपके बॉडी के हीट को अंदर ही रखता है, लंबे समय तक अंदर रखता है, और इससे क्या होता है, लंबे समय तक आपको गर्मी महसूस होती है। ठीक यहीं पर यहां पर भी ऐसा ही होता है। कुल मिलाकर अगर हमारा हीट बजट खराब होता है, और हीट बजट कैसे खराब होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से, तो उससे क्या होता है कि यह जो हमने ये देखा कि यह जो हमारा हीट बजट है यह क्या होता है, इसका बैलेंस खराब हो जाता है। अर्थात यह जो 35 यूनिट है इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 65 यूनिट है यह 65 यूनिट का जो आने और जाने का क्रम है यह परिवर्तित हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इम्बैलेंस ऑफ हीट बजट, अर्थात उष्मा संतुलन का क्या होना, निगेटिव इंपैक्ट में दिखाई देना। फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या कहा कि जो 100 यूनिट टोटल आना था, अब मैं इन सभी चीजों को हटाते हुए ऐसा करते हैं, नया पेज खोल लेते हैं, और जो है कि मैं केवल आपको समझाता हूं कैसे कैसे हुआ। 100 यूनिट हुआ, सूर्य से चला, इसमें से क्या हुआ, 35 यूनिट जो है कि आया और हमारी वायुमंडल की परतों से या उसमें जो भी क्रियाएं हो रही उनसे टकराकर वापस चला। कैसे चला गया, 6 यूनिट वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के द्वारा, 27 यूनिट बादलों के द्वारा, क्योंकि बादल की जो लेयर होती चिकनी होती है, व्हाइट कलर की होती, उसके द्वारा, और 2 यूनिट क्या हुआ कि जो हमारे यहां ग्लेशियर वगैरह है इनसे टकराकर वापस चला गया। ये क्या हुआ, परावर्तन हुआ। परावर्तन होने से क्या होता है कि टेम्परेचर का जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक ऊष्मा हम महसूस नहीं हुई, तो इससे हमारी ऊष्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा हुआ 65 यूनिट, 65 यूनिट क्या हो रहा है, इसका परावर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब अवशोषण हो रहा। अवशोषण किसके द्वारा, 14 यूनिट जो है कि वायुमंडल की परतों के द्वारा आते ही समय, और यह कौन सी किरण है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो 14 यूनिट यहां पे हो गया, बचा आपका कितना, 51 यूनिट, ये पृथ्वी की सतह तक आया, शॉर्ट वेव रेडिएशन की तरफ इसने गर्मी उत्पन्न की, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता, पृथ्वी भी इस ऊष्मा को अंतरिक्ष को सौंपने लगती है। तो जब ये भेजेगा तो अब क्या होगा कि इसमें से क्या होगा, जो आपका 34 यूनिट है वो 34 यूनिट क्या करेगा, जो ऊपर जाएगा, तो इसी की जो 14 यूनिट जो पहले से एब्जॉर्ब कर लिया गया वायुमंडल के द्वारा, इसी से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस से 48 यूनिट क्या होगा, वायुमंडल के टेम्परेचर को बनाए रखेगा। इसका जो 17 यूनिट है वह वापस चला जाएगा। यह देखिए यहां पर पृथ्वी के द्वारा इसको वापस भेजा जा रहा है, पहले ही यहां इसको वापस भेजा जा चुका है। इस तरह से हमें पता चला कि जो यहां पर टेम्परेचर है वो आता है जाता है, और इसका एक बजट है। इस बजट में अगर ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पतले और मोटे कंबल का एक एग्जांपल दिया, तो मोटा
मोटा कंबल क्या करेगा, मोटी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करेगी, मोटी ग्रीन हाउस लेयर क्या करेगी, टेम्परेचर को लंबे समय तक रोके रखेगी। और रोके रखने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं यह हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर एक परत है और इसी में ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जब यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, अवशोषित होगा, तो यह टेम्परेचर फिर इस टेम्परेचर को क्या करेगा, उष्मा को पृथ्वी की ओर ही भेजेगा, जिसको भेजना किधर था, अंतरिक्ष की ओर, और भेजेगा इधर। और इससे क्या होगा, जो यहाँ का ये पूरा हमारा वायुमंडल है इसमें गर्मी महसूस होगी। और जब क्या होता है कि ग्रीन हाउस लेयर के द्वारा पृथ्वी की ओर टेम्परेचर भेजा जाता है, जिससे टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यही ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का कारण बन जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, प्रकृति के बनाए हुए जो वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट था या उसका जो हीट बजट था उसको हमने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, या उसमें कई तरह के असंतुलन ला दी। आई होप आप समझ पाए होंगे दोनों टॉपिक को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।